वायरस, विषाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स होते हैं जो सजीव कोशिका में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अदरवाइज निर्जीव कोशिका में मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। इनका अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहते हैं। विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू के मोज़ेक वायरस या टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के अध्ययन से की थी। विषाणु जो नाम है या वायरस नाम जो है बेंजेरिक ने प्रतिपादित किया था। डब्ल्यू स्टैनले ने विषाणु के क्रिस्टल्स प्राप्त किए थे। इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विषाणु विज्ञान में महत्वपूर्ण खोज, सम इम्पोर्टेंट डिस्कवरी इन वायरोलॉजी, वैज्ञानिक के नाम और उन्होंने कौन से विषाणु की खोज की उसके बारे में देखते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। डीजे इवानोवस्की ने विषाणु की खोज टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज की थी। ए मेयर ने तंबाकू मोज़ेक रोग के बारे में बताया था। लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा था। लाफलर एवं फ्रास्ट ने पहला रोगजनक विषाणु खुरपका तथा मुंहपका विषाणु की खोज की थी। ए आइजैक्स ने इंटरफेरॉन नामक विषाणु की खोज की थी। हर्शे एवं चेज ने विषाणु का संक्रामक भाग जो होता है न्यूक्लिक अम्ल उसकी खोज की थी, जिसे डीएनए आरएनए की खोज की थी। फिर डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने विषाणु के क्रिस्टलीकरण किया था। फिर उसके बाद से ए अल्बाफ एवं ई वालमैन ने टेम्परेट फेज या प्रोफेज की खोज की थी। जे साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। पोलियो का टीका जे साल्क नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। नील हरित शैवाल भूजी वायरस की खोज सेल्फरमैन तथा मॉरिसन ने खोज किया था। फिर टीएमवी की माइक्रो स्ट्रक्चर जो होता है वो आर फ्रैंकलिन, ए क्लर्क तथा केसी होम्स ने इसकी खोज की थी। फिर आर.एल. सिमर ने एकल कुंडलित डीएनए युक्त कोलीफेज 5 मल्टीप्लिकेशन 174 की खोज की थी। ये इसमें जो डीएनए पाया जाता है, इस वायरस में जो डीएनए पाया जाता है वो एकल संरचना, ऐसे संरचना में डीएनए पाया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल बॉन्ड होती है ऐसे करके। तो इसमें डीएनए की संरचना एकल पाई जाती है। फिर एस ब्रेनर तथा उनके साथी ने जीवाणु भूजी T2 की माइक्रो स्ट्रक्चर खोजा था। फिर लू मॉन्टेग्नियर, आर गैलो तथा उनके साथी जो थे वो एड्स वायरस की खोज किया था उन्होंने। डिबेको ने कैंसर के जनक विषाणु की खोज की थी। विषाणु के मुख्य लक्षण या मेन कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। विषाणु के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, जो मेन कैरेक्टर होते हैं, विषाणु अकोशिकीय या एसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकल्स होते हैं। विषाणु को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। ये जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। विषाणु पूर्ण परजीवी या ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ये पूर्णतः परजीवी होते हैं तथा अंतराकोशिकीय परजीवी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स के रूप में भी पाए जाते हैं। विषाणु की रासायनिक रूप से न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन्स के बने होते हैं। विषाणु किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स इसमें पाया जाता है और न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए और डीएनए पाया जाता है। फिर विषाणु केवल विशेष सजीव पोषक कोशिकाओं के भीतर ही क्रियाशील होते हैं। विषाणु केवल सजीव पोषक यानी लिविंग थिंग कोशिकाओं के भीतर ही क्रियाशील होते हैं या एक्शन कर सकते हैं। ये पोषक कोशिकाओं से बाहर निकलने पे निर्जीव रचनाओं के समान प्रतीत होते हैं। अगर जो ये नॉन लिविंग थिंग में रहते हैं
तो ये निर्जीव के स्ट्रक्चर की भांति रहते हैं। ये केवल सजीव कोशिकाओं में ही मल्टीप्लिकेशन या म्यूटेशन करने की क्षमता रखते हैं। विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन के बने क्रिस्टल होते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो सिर्फ डीएनए और आरएनए एक ही पदार्थ पाया जाता है, या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा। डीएनए और आरएनए कोई एक पाया जाएगा। इसमें जैविक क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है, श्वसन, ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस इत्यादि नहीं पाई जाती हैं इनके अंदर। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, बट ये रिस्पायरेशन, ग्रोथ और प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता। ये संवर्धन द्वारा या कल्चर द्वारा कृत्रिम माध्यम या आर्टिफिशियल माध्यम में नहीं उगाए जा सकते। इनका हम आर्टिफिशियल के मीडियम में इनको हम उगा नहीं सकते हैं या ग्रोथ नहीं करा सकते हैं। ये आसानी से एक परपोषी अथवा अन्य परपोषी पर स्थानांतरित हो सकते हैं। ये आसानी से एक पोषी हैं तो दूसरे भी पोषी पे हस्तांतरित हो सकते हैं। ये 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर सक्रिय नहीं रहते हैं या इस ताप पर इन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है। इस ताप को हम TDP थर्मल डेथ पॉइंट कहते हैं। मतलब कि विषाणु जो होते हैं 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान अगर जो रहेगा तो विषाणु ऑटोमेटिक मर जाते हैं। विषाणु अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं, किंतु इन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता है। विषाणु पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक का कार्य होता है हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। ये ताप, प्रकाश, रसायन के प्रति संवेदी होते हैं। ये तापमान के प्रति, प्रकाश के प्रति और रसायन के प्रति, मतलब कोई भी केमिस्ट के प्रति संवेदी होते हैं, लेकिन अम्ल, एसिड, बेस और न्यूट्रल के प्रति प्रतिरोधी या रेजिस्टेंस होते हैं। इनका अम्ल, क्षार और लवण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक्स किरणें तथा पारे के लैंप की रोशनी में 1 घंटा रखने पर इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर विषाणुओं का पारगमन या फिर ये विषाणु कैसे पारगमन करते हैं या एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। विषाणु का पारगमन निम्नलिखित के द्वारा होता है। फर्स्ट, वायु द्वारा, जैसे जुकाम, खसरा, चेचक आदि जो रोग होते हैं, विषाणु वायु के साथ श्वसन मार्ग से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित भोजन तथा पेयजल द्वारा जो होता है, इससे भी विषाणु का ट्रांसफ़र होता है। ये इसके उदाहरण हैं हेपेटाइटिस और पोलियो। फिर मूत्र जनन मार्ग द्वारा एड्स वायरस जो होता है या HIV वायरस होता है। संक्रमित जानवरों के काटने से उदाहरण रेबीज़ का वायरस, जो कुत्ते के काटने से संक्रमित जानवर होते हैं उनके काटने से रेबीज़ वायरस होता है। फिर विषाणु का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस। विषाणु के हमारे लाइफ में इकोनॉमिकली इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये हम देख लेते हैं। विषाणु के महत्व निम्न प्रकार होते हैं। विषाणु जो होते हैं टीके के स्रोत होते हैं, इसी से हम वैक्सीन बनाते हैं विषाणु से ही, जिसके संक्रमण को रोका जा सकता है। किसी भी बैक्टीरिया के संक्रमण को हम रोक सकते हैं, या फिर शैवाल, नीलहरी शैवाल के संक्रमण को हम विषाणु के द्वारा ही रोक सकते हैं। चिकित्सीय अनुसंधान या मेडिकल रिसर्च में विषाणुओं का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। अतिसार या पेचिश, कोलाइटिस उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं, ई कोलाई को नष्ट करके रोग निवारक के लिए फेज T2 वायरस का उपयोग किया जाता है। फिर ये इम्पोर्टेंट है UPTGT और PGT के लिए, और LT ग्रेड बायोलॉजी के लिए ये इम्पोर्टेंट है सेक्शन। इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि कौन सा वायरस
किससे, कौन से डीएनए से कंटेनिंग है या आरएनए से। इसमें हम देखते हैं ये विषाणु का नाम है और ये इनमें डीएनए या आरएनए के सूत्रों की संख्या है। इसमें कोलीफेज 5 मल्टीप्लाई 174 विषाणु जो है, इसमें डीएनए की जो संख्या होती है वो एक कुंडलित डीएनए पाया जाता है। फिर कोलीफेज S13 जो होता है वो एक कुंडलित डीएनए होता है। बाकी देखेंगे हम कोलीफेज T2, कोलीफेज T3, कोलीफेज T4, कोलीफेज T6, कोलीफेज T7, हर्पीज विषाणु, पॉक्स विषाणु और साइनोफेज विषाणु और एडिनोफेज विषाणु, ये सारे द्विकुंडलित डीएनए कंटेनिंग होते हैं। मतलब ये डीएनए द्विकुंडलित डीएनए इसमें पाया जाता है। इस सारे विषाणु में सिर्फ कोलीफेज 5 मल्टीप्लाई 174 और कोलीफेज S13 में एक कुंडलित या सिंगल स्टैंड डीएनए पाया जाता है, सिर्फ इन्हीं दोनों में। बाकी सब में डबल स्टैंड डीएनए पाया जाता है। इसका हम ध्यान रखेंगे और इसको याद रखेंगे। फिर आरएनए युक्त विषाणु या आरएनए कंटेनिंग वायरस, जो आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि टोबैक मोज़ैको वायरस जो होता है वो आरएनए कंटेनिंग है या डीएनए कंटेनिंग है। आरएनए कंटेनिंग है तो कौन सा, एक कुंडलित आरएनए है या डी कुंडलित आरएनए है, तो इसको याद करना पड़ेगा हमें। फिर हम इसमें देखते हैं टोबैक मोज़ैको वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और पोलियो वायरस और ल्यूकेमिया वायरस, ये 4 वायरस जो होते हैं वो एक कुंडलित आरएनए होती है। इसमें सिंगल स्टैंड आरएनए पाया जाता है। फिर ट्यूमर वायरस, रिट्रोवायरस और राइस डॉर्फ वायरस जो होता है वो डबल स्टैंड आरएनए पाया जाता है। इसमें जो आरएनए होता है वो डबल स्टैंड में पाया जाता है। एड्स विषाणु, अब हम एड्स विषाणु के बारे में देखते हैं। एड्स को हम, इसका पूरा नाम जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी ऑफ सिंड्रोम होता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है एड्स का, तो ये इसका फुल फॉर्म है। एक संक्रामक वायरस जनित रोग है। एड्स के विषाणु को विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे HTLV3 ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस 3 या LAV लिम्फोडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस या HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस या RAV एड्स रिलेटेड रेट्रोवायरस। इसका फुल फॉर्म है ARV का, एड्स रिलेटेड रेट्रोवायरस। एड्स विषाणु में एक कुंडलित आरएनए होता है जो प्रोटीन के आवरणों से घिरा होता है तथा यह एक रेट्रोवायरस है। इसके द्वारा मानव में रोगों की प्रतिरोधकता की शक्ति जो होती है या इम्यूनिटी समाप्त हो जाती है, और ये इम्यूनिटी समाप्त होने के बाद इस रोगी का शरीर जगह जगह से फूल जाता है और खून का जो संचरण होता है वो अवरुद्ध हो जाता है और जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम जीवाणु भोजी वायरस देख लेते हैं। इसकी खोज F.W. टॉट ने 1905 ईस्वी में की थी। F.D. हैरल ने इनको बैक्टीरियोफेज नाम दिया था। इनकी विस्तृत संरचना का वर्णन किया था। यह विषाणु सदैव जीवाणुओं पर संक्रमण करते हैं, इसलिए इन्हें जीवाणुओं का भक्षक या ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया इनको कहा जाता है। इनका आकार भेक शिशु
या रेडोपोल्स के समान होता है तथा इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए या द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है जो एक प्रोटीन आवरण से ढका होता है। इनकी पूंछ लगभग 1000 × 250 अंगस्ट्रम लंबी होती है। इनके मध्य में खोखला कोर होता है। पूंछ के चारों ओर संकुचनशील प्रोटीन पूंछ आवरण या टेल स्थित होती है। पूंछ के अंत में आधारीय प्लेट कोणीय रूप में पाई जाती है। इस आधारीय प्लेट में 6 पूंछ तंतु या टेल फाइबर्स निकलते हैं। ये तंतु जीवाणु की सतह से चिपकने में सहायता करते हैं। पूंछ आवरण के अंतिम सिरे से स्रावित एंजाइम जीवाणु भित्ति में छिद्र उत्पन्न कर देते हैं जिसमें से फेज का डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है। ई कोलाई जीवाणु पर पाए जाने वाले जीवाणु भोजी कोलीफेज कहलाते हैं। इनके विभिन्न विभेद खोज किए जा चुके हैं जैसे T1, T2, T3, T4, T6, T7। ये कोलीफेज जीवाणु भोजी होते हैं। वायराइड्स, अब हम वायराइड्स के बारे में देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायराइड्स क्या होते हैं। इनकी खोज T.O. डाइनर ने किया था 1971 ईस्वी में। वायराइड्स केवल एक कुंडलित आरएनए के बने होते हैं। इनमें प्रोटीन का आवरण जो होता है वो नहीं पाया जाता है। वायराइड्स सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्टियस पार्टिकल्स होते हैं। ये सबसे सूक्ष्म माइक्रो रोगजनक होते हैं। डाइनर तथा रेमन ने सर्वप्रथम बताया कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग स्वतंत्र आरएनए से उत्पन्न होता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग जो होता है ये पोटैटो की पत्तियों को और तथा पोटैटो की जो संरचना गोल होती है उसको पोटैटो की संरचना ऐसे लंबी हो जाती है। इस वायरस के इन्फेक्शन से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग कहा जाता है। और तथा इन कणों को उन्होंने वायराइड्स कहा था। अब हम प्रियॉन्स देख लेते हैं। प्रियॉन्स किसे कहते हैं? प्रियॉन्स प्रोटीन, ये जो वायराइड्स होते हैं इसमें प्रोटीन्स नहीं पाया जाता है और प्रियॉन्स में प्रोटीन सिर्फ पाया जाता है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। और वायराइड्स में न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। ये इसका मेन कैरेक्टर होता है। प्रियॉन्स प्रोटीन के बने कण होते हैं। प्रियॉन्स प्रोटीन के बने कण होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। प्रियॉन का नाम प्रूसिनर ने दिया। ये भेड़ में स्क्रैपी रोग का कारण होता है। प्रियॉन से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कुरु रोग भी कहते हैं जिसे थूसर मस्तिष्क रोग भी कहा जाता है। प्रूसिनर को 1997 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था प्रियॉन्स की खोज करने के लिए। जीवाणु भोजी विषाणु या बैक्टीरियोफेज वायरस आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो बैक्टीरियोफेज विषाणु होते हैं वो जेनेटिक्स के अध्ययन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये इनका बेनिफिट है विषाणु का। फिर नीलहरित शैवाल भोजी विषाणु जिसे साइनोफेज कहा जाता है। LPP1 को जल प्रस्फुटन या वाटर ब्लूम के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। जीवाणु भोजी विषाणु जो होते हैं वो गंगा के जल को शुद्ध करते हैं। विषाणु से प्रतिरोधक या वैक्सीन बनाए जाते हैं। ये इनके बेनिफिट होते हैं कि हमें वायरस से क्या क्या बेनिफिट हैं। फिर हम मनुष्य में विषाणु जनित रोग, अभी रोग के नाम और ये कौन से विषाणु के कारण होता है ये देखते हैं। चेचक जो है
वो वेरियोला विषाणु के कारण होता है। कैटरल पीलिया जो होता है मनुष्य में, वो ट्राइकोना विषाणु के कारण होता है। डेंगू ज्वर जो होता है वो डेंगू ज्वर विषाणु के कारण होता है। कंजेवाइटिस की अतिवृद्धि जो होती है आँखों में, वो हेपेटाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक संक्रामक रोग जिसमें मस्तिष्क का केवल दूषित पदार्थ ही ग्रसित होता है, जिसको कुकू बोलते हैं, और ये प्रियॉन्स के कारण होता है। और इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें प्रोटीन के ही कण पाए जाते हैं, इसमें आरएनए और डीएनए नहीं पाए जाते हैं। वो विषाणु का नाम है एन्सीफेलाइटिस विषाणु। फिर सामान्य जो सर्दी हम लोग होती है वो कोरिजा विषाणु या वायरस के द्वारा होती है। खसरा जो होता है वो ममस वायरस के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया जो होता है वो रेबीज विषाणु के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वो इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। हर्पिस रोग हर्पिस विषाणु के कारण। पोलियो रोग जो होता है वो पोलियोमाइलिटिस वायरस के कारण होता है। एड्स रोग जो होता है एड्स विषाणु के कारण होता है, जिसका HIV नाम भी होता है। फिर हम पादपों में विषाणु जनित रोग या वायरल डिजीज इन प्लांट में देख लेते हैं कि प्लांट में कौन कौन वायरस की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं। इसमें तंबाकू मोज़ेको रोग, टोबैको मोज़ेको डिजीज जो होता है वो तंबाकू विषाणु तंबाकू में पाया जाता है। ये पादप जो होता है वो तंबाकू में है। पपीते में पत्तियों का ऐंठन या लीफ कर्ल इन पपाया जो होता है वो पपीते में पाया जाता है। केले के बंची टॉप जो होता है वो केले में पाया जाता है। टमाटर के पत्तियों में ऐंठन या लीफ कर्ल इन टोमेटो जो होता है वो टमाटर में। पोटैटो मोज़ेक जो होता है वो आलू में। गन्ने का मोज़ेक जो होता है, मोज़ेक ऑफ शुगर कैन जो होता है वो गन्ने में। आलू की पत्तियों का जो मुड़ जाना होता है वो आलू में। फिर मूंगफली का रोजेट जो होता है, ग्राउंड नट रोजेट जो होता है रोग, वो मूंगफली में। गन्ने का रंतून स्टंट या रतून स्टंट ऑफ शुगर कैन गन्ना में। नींबू का ट्रीटेजा नींबू का सिट्रस या ट्रीटेजा रोग जो होता है वो नींबू में पाया जाता है। नींबू का ट्रिस्टेजा रोग जो होता है वो नींबू में पाया जाता है। अब वे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं उन्हें हम फाइटोफैंजी कहते हैं। वे वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्टेड करते हैं वो जूफैंजी कहलाते हैं। अब वे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं उन्हें हम बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं वो फैंजी कहलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।